वंदे भारत। जैसा कि हम लोग जो है पढ़ रहे थे कैलेंडर जिसको हिंदी में बोलते हैं पंचांग, जिसकी कुछ बेसिक जानकारी और उसके इतिहास के बारे में मैंने जो है पहले वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। अब आज हम लोग जो है समझेंगे कि कैसे मैंने जो मंथ का कोड बताया था, महीने का कोड बताया था और जो शताब्दी का कोड बताया था, वो कोड कैसे हम प्राप्त करते हैं, उसका क्या कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। इसको जब हम जान लेंगे तो हमारे लिए जो है जब कैलेंडर का जो है एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट हम जान जाएंगे, और जब कॉन्सेप्ट जान जाएंगे तो हम जो है उसके सवालों पर हमारी पकड़ अच्छी तरीके से बन जाएगी। चलिए इसी चीज को आज हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे जो मंथ होते हैं वो 12 होते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से। वो कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 12 महीने होते हैं। अब उसमें कौन महीना कितने दिन का होता है ये भी जानना जरूरी है। उसके लिए एक टेक्निक, मैंने उंगलियों की टेक्निक शुरू की है और उंगलियों पर ही मैं मंथ का भी जो है कोड, दिनों की संख्या आपको याद करना सिखाता हूँ। देखिए ये हमारा ये जो है ये पूरा जो है समझ लीजिए, ये अंगूठा है, अंगूठा कह रहे हैं, मुट्ठी है। मुट्ठी जब आप बांधोगे तो इसमें आप देखोगे कि यहाँ से हम जनवरी स्टार्ट करें, ये ऊंचे वाले भाग से, तो जनवरी, फरवरी, तो जनवरी ऊंचे से स्टार्ट हुआ, फरवरी जो है गड्ढे में आया, फिर मार्च ये जो है ऊंचाई पे आया, फिर ये जो है अप्रैल गड्ढे में आया, फिर मई ऊंचाई पे आया, जून जो है गड्ढे में आया, फिर जुलाई ऊंचाई पे आया, फिर अगस्त ऊंचाई पे आया। तो जो ऊंचाई पे आ रहे हैं उन्हें हम 31 का जो है महीना मानेंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, अगस्त हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम गिनते जाएंगे। तो जो ऊंचाई पे महीने हमें प्राप्त हो रहे हैं उनको हम 31 का मानेंगे, और जो गहराई गड्ढे में प्राप्त हो रहे हैं उन्हें हम 30 मानेंगे। लेकिन इसमें फरवरी का, जो फरवरी का मंथ है, उसे जब वो लीप ईयर होगा तो उसमें दिनों की संख्या 29 मानेंगे, और जब वो साधारण वर्ष होगा तो उसमें दिनों की संख्या हम 28 लेंगे। सिर्फ इतना ही हमें याद रखना है। ये चीज अगर आपको याद रहेगा तो इससे आप बड़ी अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए जनवरी ऊंचाई पे, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। इसमें जो ऊंचाई पे आते गए वो सब 31 हैं, फरवरी को छोड़ करके। याद रखिएगा, फरवरी चाहे गड्ढे में हो और चाहे ऊंचाई पे हो, कहीं भी आता हो। देखिए जनवरी, फरवरी गड्ढे में ही आ रहा है, तो यहाँ पर 30 आप लेते हैं। इसी को जो है 30 न लेकर के आपको 28 या 29 लेना है। 28 कब लेना है? जब वो साधारण वर्ष रहेगा। 29 कब लेना है? जब वो लीप वर्ष रहेगा। साधारण वर्ष और लीप वर्ष का भी कॉन्सेप्ट मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं। जो साधारण वर्ष 4 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाते हैं वो जो है लीप वर्ष होते हैं। उनमें दिनों की संख्या 366 होती है, ठीक है। और जो साधारण वर्ष 4 से पूर्ण रूप से नहीं विभाजित होते हैं, नहीं कटते हैं, उनमें वो जो है साधारण वर्ष कहलाते हैं, और उनमें दिनों की संख्या 365 होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जो शताब्दी वर्ष होते हैं, जो एक एक करके 100, 200, 300, 400, 1000, 1100 जो वर्ष बनते हैं, इनको जो है लीप या साधारण कैसे जो है हम इसकी पहचान करेंगे, इसके लिए उसमें हम 400 का भाग देते हैं। अगर 400 से भाग देने पर वो कट जाते हैं तब तो वो लीप शताब्दी वर्ष कहलाते हैं, और अगर 400 से भाग देने पर नहीं कटते हैं तो वो जो है साधारण शताब्दी वर्ष कहलाते हैं। ये कॉन्सेप्ट पिछले जो है वीडियो में ही हमने समझा दिया है। चलिए अब मंथ का जो कोड हमने लिखा था पिछले वीडियो में, वो आता कैसे है, इसी पर चर्चा हमें करना है। चलिए मंथ लिखिए। देखिए ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से सबसे पहला मंथ जो है जनवरी होता है। ये जनवरी, फरवरी, मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये हमारे 12 महीने हो गए। ठीक है, अब इसमें जो कोड हमारे बने हैं ये मंथ हो गए, यानी मंथ हो गए। यहां हम नीचे लिख देते हैं क्योंकि ऊपर जगह नहीं है, तो ये हमारे क्या हो गए, मंथ हो गए। ठीक है, अब इसके कोड हम प्राप्त करेंगे, तो ग्रेगोरी ने कहा था, ग्रेगोरियन कैलेंडर में ग्रेगोरी, पोप जॉन ग्रेगोरी बोलना मैं, पोप जॉन ग्रेगरी। ठीक है, ग्रेगरी ने जो कहा था, उसने ये कहा था कि मैं जो है पहली तारीख जो जनवरी का ले रहा हूं और पहले साल का, यानी 1 जनवरी सन 1 की जो तारीख मैं ले रहा हूं, उसी मैं जो है सोमवार मान करके कैलेंडर बना रहा हूं, सोमवार मान करके कैलेंडर बना रहा हूं, यानी मंडे। ठीक है, मंडे मान करके कैलेंडर बना रहा हूं। और इसके पहले उसने कोई भी जो है एक्स्ट्रा डेज उस कैलेंडर में नहीं रखे, यानी कुछ भी जो है शेष लेकर के या कहीं से कुछ दिन लेकर के उसमें वो सम्मिलित नहीं किया। यानी जब जनवरी माह शुरू किया उसने, तो जनवरी माह के लिए कुछ अतिरिक्त दिन वो पिछले वर्षों से लेकर के नहीं आया। इसलिए जनवरी की शुरुआत में जो है इसके पास कोई भी जो है एक्स्ट्रा डेज नहीं थे, तो इसलिए इसका कोड जो है शून्य हो जाता है। इसका कोड क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। फिर उसके बाद अब जनवरी की 1 तारीख से हम आगे बढ़ते जाएंगे जनवरी में, तो 31 तारीख तक आगे बढ़ेंगे। जो शुरुआत में डेज बचते हैं वही उसके कोड बनते हैं। तो जनवरी की शुरुआत में कोई जो है उसने एक्स्ट्रा डेज नहीं मान रखा था। अब 1 जनवरी से हम आगे बढ़ते जाते हैं, और जनवरी में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। तो 31 दिन जब आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो फिर जो है क्या होता है, चलिए थोड़ा गले में प्रॉब्लम हो गई थी, आगे बढ़ते हैं। तो जनवरी की स्टार्टिंग में जो है हमारे पास कुछ भी जो है शेष नहीं था, तो इसलिए स्टार्टिंग वाला ही उसका कोड बनता है। तो ये जनवरी के स्टार्टिंग में जब कोई एक्स्ट्रा डेज नहीं था, तो इसका कोड जो है जनवरी का 0 हो गया। अब हम लोग जो है जनवरी में कितने डेज होते हैं, 31। कितने डेज होते हैं, 31। ऐसे करिए, ऐसे तो ये ऊंचाई पे पड़ता है ना जनवरी, तो इसलिए इसमें 31 डेज होता है। अब ये 31 डेज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जब आगे बढ़ेंगे तो फिर पूरी जनवरी जब चल लेंगे, तो फिर उसके बाद उसमें जो है हम 7 से भाग देंगे, यानी एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे। एक्स्ट्रा डेज क्या होता है, इसकी कॉन्सेप्ट हमने पिछले वीडियो में दिया था, लेकिन कुछ और भी समझाएंगे, पहले इस देख लीजिए यहाँ पर। तो ये 31 डेज जब हम चलेंगे तो जनवरी पूरा होगा, और जनवरी पूरा होने के बाद फिर हम फरवरी में एंटर करेंगे। तो उससे पहले ही जनवरी के लास्ट 31 तारीख तक हमको इसमें 3 एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। कैसे, ये जब 31 में हम जो है 7 से 31 में हम 7 से भाग देंगे, तो हमारा जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा। क्यों, 7 चौक 28 होता है, और 7 चौक 28 के बाद 28 31 में से घटाएंगे तो हमारे पास 3 बचेगा। तो यानी फरवरी की शुरुआत में जो है हमारे पास एक्स्ट्रा डेज 3 रह जाएंगे, यानी फरवरी में इंटर करने से पहले ही हमारे पास जो एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। ठीक है, ये 3 हो जाएंगे, ये देखिए 3। अब फरवरी में कितने डेज होते हैं, तो फरवरी के डेज तो उसके वर्ष पर निर्भर करता है कि वो लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष है। मान लीजिए ये साधारण वर्ष है,
तो साधारण वर्ष है तो इसमें डेज कितने हमने मानने पड़ेंगे 28। ठीक है। अब हम इसमें जो है फरवरी में भी आगे बढ़ेंगे, और जब फरवरी में आगे बढ़ेंगे तो हम 28 डेज पूरा चलेंगे, और जब 28 डेज पूरा चलेंगे तो 28 को अगर हम भाग देंगे 7 से तो 7 चौक 28, यानी पूरा पूरा कट जाएगा और रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। ये रिमाइंडर ही होते हैं, ये एक्स्ट्रा डेज मतलब रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर में कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसी स्थिति में ये 3 जो है एक्स्ट्रा डेज पहले से चले आ रहे थे, तो 3 और प्लस 0 तो कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। यानी फरवरी पूरा करने के बाद जो है मार्च के भी शुरुआत में जो है 3 ही एक्स्ट्रा डेज हमको मिलेंगे। ठीक है, मार्च की शुरुआत में भी हमें 3 ही एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। अब 1 मार्च से हम स्टार्ट करेंगे मार्च में चलना। अब मार्च में देखिए कितना दिन होता है, जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में 31 दिन होता है, यहां 31 दिन लिख लीजिए। अब 31 दिन हम चलेंगे, जब 31 दिन हम चल लेंगे तो फिर वही वाली बात हो गई कि 31 दिन चलेंगे तो 3 एक्स्ट्रा डेज हमको फिर मिल जाएंगे रिमाइंडर के रूप में। तो 3 तो पहले से ही है और 3 और मिल गए, यानी मार्च जब कंप्लीट कर लेंगे तो अप्रैल की शुरुआत के लिए 3 और मिल गए और 3 ये, यानी 6 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। ठीक है, 6 एक्स्ट्रा डेज शुरुआत में हो जाएंगे। अब अप्रैल में जो है देखिए कितने दिन होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में 30 दिन होते हैं क्योंकि ये गड्ढे में पड़ रहा है। ठीक है, ये 30 दिन। ठीक है, ये 30 दिन। अब अप्रैल में जब हम 30 दिन पूरा कंप्लीट करेंगे तो जब 30 में हम 7 से भाग देंगे, 7 से, तो एक्स्ट्रा डेज हमको 2 मिलेगा। 7 चौक 28, 28 के बाद ये 2 हमको मिलेगा। तो अप्रैल हम पूरा कंप्लीट कर लेंगे 30 दिन, तो हमें एक्स्ट्रा डेज 2 मिलेगा। तो अब हम जो है 6 और ये 2 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8, 6 धन 2 दोनों को जोड़े तो 8 हो जाएगा। और 7 कट मेथड यही है कि हमेशा जब 7 से बड़ा हो या 7 के बराबर हो तो उसमें 7 से डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर लिख लेते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, यहाँ 1। तो अब जो है मई की शुरुआत में जो है हमको एक एक्स्ट्रा डेज मिलेगा। यही कोड बनता जा रहा है। ठीक है, यहां मैंने लिख दिया है कोड उसी के सामने, और ये इस महीने के डेज हैं। ठीक है, अब ये मई की शुरुआत में हमें जो है 1 एक्स्ट्रा डेज मिल गया है। अब मई जो है होता है 31 दिन का। कैसे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई ऊंचाई पे पड़ा ये, तो ये 31 दिन इसमें होता है। और 31 दिन आप जब चलेंगे तो इसमें फिर 3 दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाएंगे, 3 और 1 4, यानी जून की शुरुआत के लिए 4 एक्स्ट्रा डेज आपको मिल गए। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए जून जो है आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जून जो है आपका 30 दिन का होता है। ये गड्ढे में पड़ रहा है तो ये 30 दिन फिर चलेंगे, और 30 दिन चलने के बाद जो है आप जब 30 दिन जून में पूरा चल लेंगे तो फिर इसमें 2 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 2 दिन जो एक्स्ट्रा मिल जाएगा और 4 ये पहले से, यानी 6 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा जुलाई की शुरुआत में। जुलाई की शुरुआत में 6 दिन हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अब जुलाई महीना कितने दिन का होता है, देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई 31 का होता है क्योंकि ऊंचाई पे पड़ रहा है। लीजिए ये 31 कर दिया हमने। ठीक है, अब शुरुआत में 6 था, अब ये 31 दिन हम चलेंगे आगे बढ़ेंगे तो इसमें हमको जो एक्स्ट्रा डे या 8 डे भी बोलते हैं एक्स्ट्रा डे को, कितना मिल जाएंगे, वही 31 का जो है 3 मिल जाएगा। जब 3 मिल जाएगा तो 6 में और वो 3 दोनों जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, यानी 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। अगस्त की शुरुआत के लिए 2 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, अब ये अगस्त की शुरुआत में जो है 2 एक्स्ट्रा डेज हमको मिल गए हैं। अब अगस्त देखिए कितने दिन का है, तो देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऊंचाई पे पड़ा अगस्त, यानी 31 दिन है। तो अब इसमें 31 दिन चलेगा वो, जब 31 दिन इसमें अगस्त में पूरा चलेगा तो इसमें भी जो है 3 दिन यही एक्स्ट्रा मिल जाएगा,
ठीक है, और 2 ये पहले से, तो यानी सितंबर की शुरुआत में उसके पास एक्स्ट्रा डेज 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये 5 यहां पर 5 एक्स्ट्रा डेज हो जाएंगे। और सितंबर कितने का महीना है? 30 का। तो इसमें 30 दिन ये चलेगा, चलने के बाद 30 दिन चलने के बाद यहां से जो है 2 दिन एक्स्ट्रा निकलेगा, और जब 2 दिन यहां से एक्स्ट्रा निकलेगा तो अक्टूबर की शुरुआत के लिए वो जो है 7 हो जाएगा। 7 लिखिए या 0 लिखिए, क्योंकि 7 से 7 में भाग दे देंगे तो वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अक्टूबर का कोड 0 हो गया। फिर उसके बाद देखिए अक्टूबर आपका, देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। अक्टूबर ऊंचाई पे आया है तो ये 31 दिन होता है इसमें। ये देखिए 31 दिन। अब इसमें 7 से जो है भाग दे करके इसका एक्स्ट्रा डेज निकालेंगे तो 3 दिन यही मिलेगा। ये 3 दिन हम जो है लिख लेते हैं नवंबर की शुरुआत के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद नवंबर में देखिए कितने दिन होते हैं, तो नवंबर में जब यहाँ 31 आया है तो यहाँ 30 आएगा। ठीक है, नवंबर में 30 दिन होते हैं, और ये 30 दिन से जो है आपको 2 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। यहां देखिए ये 2 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे, तो 3 और 2 5 हो गए। यानी दिसंबर की शुरुआत में हमको जो है 5 एक्स्ट्रा डेज मिलेंगे। ठीक है, अब अगर दिसंबर के दिन हम गिनेंगे, दिसंबर में दिन 31 होते हैं, अब इसको गिनेंगे तो जो है यहां से हमको जो है 3 कितने मिल जाएंगे? 3 एक्स्ट्रा डेज मिल जाएंगे। तो 3 ये और 5 ये 8 एक्स्ट्रा डेज जो है, ये 8 एक्स्ट्रा डेज अगले साल की जनवरी के लिए हो जाएंगे जो है कोड। लेकिन 8 तो होता नहीं है, इसको हम 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 1, यानी अगले साल की जनवरी के लिए 1 कोड हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। अगले साल जनवरी के लिए 1 कोड नहीं हो जाएगा, ये 1 एक्स्ट्रा डेज हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए हमारी? तो इस प्रकार से जो है ये देखिए, ये आप ध्यान से देखिए, ये मंथ है, यहां पे मैंने लिख दिया है मंथ, और ये इसका कोड है, और ये मंथ में कितने डेज होते हैं ये मैंने लिख दिया है। ठीक है, और किस प्रकार से कोड किस कॉन्सेप्ट से निकलता है, ये आधार है कैलेंडर का। इसको आप लोग देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग जो है देखते हैं शताब्दी वर्ष का जो है कोड कैसे आता है। देखिए शताब्दी वर्ष का कोड, इस कोड को मैंने जो है उंगलियों पर याद करना भी सिखाया था। ठीक है, इस कोड को हमने उंगलियों पे भी याद करना सिखाया था। कैसे बताया था? ये दिसंबर है। ठीक है, उंगलियों पे याद करने के लिए तब दाहिनी उंगली का प्रयोग किया था। पोरों को हमने जनवरी, फरवरी, मार्च, ऐसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5, और यहां पे 0, 3, 5, यही तो कोड लिखा है। ये देखिए 0, 3, 3, 6, 1, 4, 6, 2, 5 और 0, 3, 5, यही तो कोड है। ठीक है, अब आइए शताब्दी वर्ष का क्या कॉन्सेप्ट है। जो शताब्दी वर्ष का कोड हमने उसमें 1600 को आधार माना था, उसमें 4 उंगलियों का हम लोग प्रयोग करते थे, तो 1600 को आधार मान करके हम लोग चलते हैं। ये देखिए 1600, 1600 के बाद 1700, 1700 के बाद 1800, ये शताब्दी वर्ष है। 1800 फिर 1900। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी शताब्दी वर्ष में हम लोग जो है ये मान लीजिए है, अब उसमें 400 से भाग देने के बाद, अगर ये शताब्दी वर्ष 1600 है
इस 1600 में अगर हम लोग जो है 400 से भाग दे दें, ठीक है, और 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? रिमाइंडर इसमें शून्य बचेगा। 4 चौक के 16 कट जाएगा 4 बार में, तो रिमाइंडर शून्य बचता है। जब रिमाइंडर शून्य बचता है तो उसका कोड जो है 6 हो जाता है। कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से ये 1700 है। अब इस 1700 में जब हम 400 से भाग देंगे तो 4 चौक के 16, यानी रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 100 बच जाएगा। रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 100 बच जाएगा। और जब रिमाइंडर 100 बचता है तो उसका कोड इससे 2 कम, यानी 4 हो जाता है। इससे कम 2 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए ये 1800 है। ये 1800 में जो है आप 400 से भाग देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 200, क्योंकि 4 चौक के 16, बाकी नीचे जो है 200 बच जाएगा। तब इससे भी 2 कम जो है इसका कोड हो जाता है, और वो कोड हो जाता है आपका 2, ठीक है। उसके बाद 1900 है। 1900 में हम लोग जो है 400 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा? हमारा रिमाइंडर यहाँ पे 300 बचेगा, और तब जो है हमारा कोड इससे भी 2 कम जो है वो 0 हो जाता है, ठीक है। अब जो है इसी तरीके के जितने भी साल हैं, जैसे यहाँ पे जगह हम बना लेते हैं, उसको लिख लेते हैं। जो 4 के गुणज हो, यानी 4 के गुणज, ये 4 का गुणज है, और ये 4 के गुणज से 100 ज्यादा है, ये 4 के गुणज से 200 ज्यादा है, ये 4 के गुणज से 300 ज्यादा है। तो ये बताइए, जब ये 1600 आधार है, इससे 400 और पीछे कौन सा साल होगा? 1200। तो यानी 1600 अगर आगे बढ़ाएंगे तो आपका जो है 1600 के बाद 2000 होगा, 2000 और आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 2400, और आगे बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2800। पीछे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? पीछे ले जाएंगे, अगर 1600 से पीछे ले जाएंगे तो हम इसके ऊपर ही लिख लेते हैं, जो है आपका 1200 हो जाएगा, और उसे पीछे ले जाएंगे तो 800 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से होगा। तो इन सब के कोड जो है ये 6 ही होंगे, ठीक है। आइए अब इसमें भी देखिए, 1700 में देखिए, 1700 का कोड जो है आपका 4 है, ये 6, ये 4, ये 2 और ये 0 कोड है। तो अब ये बताइए कि ये 800 है, तो इसके आगे का कौन सा शताब्दी आएगा? 900, यानी 900 इसमें हो गया। 1200 के बाद 1300 इसी 1700 वाले में हो गया। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 2000 है, तो ये 2100 शताब्दी हो गई। यहाँ कितनी हो जाएगी? 2100 शताब्दी। 2400 है तो 2500 शताब्दी, एक एक आगे बढ़ाते जाइए। ये 2800 है तो 2900 शताब्दी, ठीक है। इस सब का कोड जो है 4 होगा। इसी तरीके से इसमें आ जाइए। देखिए 900 है तो अब 1000, ये 1300 है तो ये 1400 हो जाएगा। 1800, यहाँ 2100 है तो यहाँ 2200 भी हो जाएगा। 2500 है तो 2600 हो जाएगा। 2900 है तो 3000 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से फिर आगे बढ़िए, इसमें आ जाइए। 1000 के बाद क्या होगा? 1100, 1400 के बाद क्या होगा? 1500, यानी 400 जोड़ करके हो जाएगा। देखिए 1100 में 4 जोड़ेंगे 1500, 1500 में 4 जोड़ेंगे 1900, इसी तरीके से 400 जोड़ करके 8 में 400 जोड़ेंगे तो जो है 1200, 1200 में 400 जोड़ेंगे तो 1600, इसी तरीके से यहां भी, ठीक है। तो ये 1900 हो गया। फिर ये देखिए 1900 में फिर 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1900 में 4 जोड़ेंगे तो 2300, और यहाँ के हिसाब से भी 2200 के आगे 2300 आता है। देखिए
2300, ठीक। ये 2600 के बाद 2700 आता है, और ऐसे भी जोड़िए, 2300 में 4 जोड़ेंगे 2700, ठीक है। फिर यहां देखिए 2700 में 400 जोड़ेंगे तो 3100। तो इस प्रकार से आपने शताब्दी वर्ष का कोड भी देख लिया कि किस प्रकार से निर्धारित होता है, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट होता है। ये दोनों की कोड निर्धारण का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने समझाया, क्योंकि इसी के पीछे जो है लॉजिक कैलेंडर की रहती है। अब चलिए देखिए एक्स्ट्रा जो है इसमें देखिए ये कोड साधारण वर्ष है, इसके ये कोड हैं। अगर लीप वर्ष हो तो ये मंथ के कोड क्या होंगे, इसको हम हटा देते हैं। इसके तो कोड कभी नहीं बदलते हैं, चाहे लीप वर्ष हो चाहे कुछ भी हो, शताब्दी वर्ष के कोड। इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, ले लीजिए। अब इसको हम इरेज करेंगे। चलिए ये देखिए अब क्या होता है कि अगर लीप वर्ष हो जाए, ये तो साधारण वर्ष का मंथ का कोड था, महीने का कोड था। ये जो लिखा हुआ है, ये जो कोड है कि जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 3, इस तरीके से साधारण वर्ष का कोड है। अगर मान लीजिए यही लीप वर्ष हो जाए, आगे यही नीचे लिख देता हूं लीप वर्ष हो जाए। लीप वर्ष वही जो 4 से या 400 से कट जाए, दोनों से कट जाए, 4 से या 400 से, किसी से भी कट जाए तो वो लीप वर्ष होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जनवरी और फरवरी के कोड में हम एक कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ फरवरी मंथ जो है वो जो है 29 का हो जाता है, तो एक दिन बढ़ जाने से ये नीचे के जितने भी कोड हैं वो एक एक बढ़ जाते हैं। यानी मार्च का 3 की जगह 4 हो जाएगा, ये अप्रैल का जो है 7 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, आगे नीचे ऐसे ही क्रम से एक एक बढ़ जाएगा। क्योंकि भाई उस फरवरी में जो है आपका जो दिनों की संख्या है वो 29 हो जाती है, तो आगे का बढ़ जाता है। तो ऐसे केस में हमें जो है 10 महीने का चेंज करना पड़ता है इनके कोड। तो इसका तरीका ये अपनाया गया है कि आप एक जो है ऊपर ही कम कर लो, जनवरी से ही, जनवरी और फरवरी में 2 ही मंथ में जो है कम कर लो एक एक, तो आगे जो है वही कोड आपके रह जाएंगे एज इट इज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करने पड़ेंगे। इसका तरीका यही निकाला गया है। यानी अगर 0 को, ये 0 है, 0 को 7 भी समझा जाता है, तो 7 में से अगर 1 हम घटाएंगे तो लीप वर्ष का जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, ठीक है। और फरवरी 3 में से जो है 1 घटाएंगे तो लीप वर्ष फरवरी का जो कोड होगा वो 2 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी में कोई चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी, यहां से नीचे जितने भी कोड हैं एज इट इज वो इस लीप वर्ष के भी कोड बन जाएंगे, ठीक है। यही एक तरीका अपनाया गया। इससे यह है कि हम 10 महीने का जो है चेंज नहीं करते हैं, सिर्फ 2 महीने का हमें चेंज करना पड़ता है। इसमें एक एक घटा देने से, ये एक यहां से घटा देंगे, एक यहां से घटा देंगे, तो यही 2 महीने के चेंज करने से हमारा जो है लीप वर्ष का कोड बन जाएगा। कोई दिक्कत तो है नहीं आपको। चलिए अब आ जाइए जो है एक्स्ट्रा डेज। देखिए एक्स्ट्रा डेज समझने से पहले इस पे कुछ प्रश्न आते हैं, उसको हम समझेंगे, क्योंकि ये जो कोड हैं इन कोड पर प्रश्न आते हैं। जिसको ये कोड याद रहेंगे वही उन प्रश्नों को कर पाएगा। तो इसलिए इस कोड को मैंने आपको उंगलियों पे याद करना सिखा दिया है। आपको अगर उंगलियों पे आपने याद रखा है, यानी 0 3 3 6 1 4 6 2 5 0 3 5, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अगर ये कोड आप याद रखें तो आपके जो है समझ लीजिए कैलेंडर के कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन इस पे आते रहते हैं हर साल, उनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसी में पूछ देगा जो है कौन 2 महीने
ऐसे हैं जिनके जैसे जिनके कोड बराबर होते हैं, उनके प्रथम दिन समान होते हैं। उस महीने की शुरुआत जो है ऐसे वार से होती है कि सेम वार हो। जैसे मान लीजिए जनवरी है, जनवरी का 0 कोड है, और फिर 0 कोड किसका है, अक्टूबर का है। तो अक्टूबर और जनवरी, ये अक्टूबर जनवरी और अक्टूबर, जनवरी और अक्टूबर, जनवरी बराबर अक्टूबर, यहां लिखिए अक्टूबर, यानी जनवरी और अक्टूबर के जो प्रथम दिन होंगे समान होंगे, प्रथम दिन के वार समान होंगे। यानी अगर ये सोमवार से जनवरी की स्टार्टिंग हुई है 1 जनवरी की, तो 1 अक्टूबर की भी स्टार्टिंग सोमवार से ही होगी। ठीक है, जनवरी और अक्टूबर के प्रथम दिन समान होंगे, प्रथम दिन समान होंगे। ठीक है, दिन समान होंगे, समान। अब इसी पे पूछ देता है कि जनवरी के कैलेंडर का जनवरी के कैलेंडर का उपयोग किस मंथ में हो सकता है। तो जनवरी का कैलेंडर आप अक्टूबर में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जनवरी में भी जो है 31 दिन होते हैं और अक्टूबर में भी 31 दिन होते हैं। तो अगर आपको जनवरी का कैलेंडर मिल जाए, यानी एक पेज जनवरी का ले लीजिए, तो अगर अक्टूबर का आपका फट गया पेज कैलेंडर से, तो आप जनवरी का, ये साधारण वर्ष के लिए है, ये जो चीज बात बता रहे हैं साधारण वर्ष के लिए, लीप वर्ष के लिए अलग है। ये साधारण वर्ष के लिए मैं लिख दे रहा हूं साधारण वर्ष, यहां पे साधारण वर्ष, जगह नहीं है क्योंकि यहां लिखते हैं साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, साधारण वर्ष के लिए बातें हैं। ठीक है, अगर इस साधारण वर्ष में आपके पास जनवरी का पेज था, अक्टूबर का फट गया, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो है जनवरी वाले ही पेज को आप अक्टूबर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें दिन भी जो है 31 हैं दोनों महीने में। तो अगर ये प्रथम दिन सोमवार से शुरुआत होगी जनवरी की, तो अक्टूबर वाले में भी प्रथम दिन सोमवार ही रहेगा और वही डेज पूरे 31 तारीख तक पड़ेंगे, यानी वार वही रहेंगे पूरे दोनों मंथों में। ठीक है, अब चलिए एक पॉइंट आप ये देख लीजिए, फिर दूसरा पॉइंट देखिए, फिर 3 वाले उठा लीजिए। तो 3 कोड किसका है, फरवरी, मार्च, फिर उसके बाद किसका है, नवंबर। यानी दूसरा पॉइंट ये है कि फरवरी मार्च व नवंबर, फरवरी मार्च व नवंबर के भी प्रथम दिन समान ही होंगे, के प्रथम दिन समान होंगे। क्यों? क्योंकि तीनों के कोड एक समान है। ठीक है, लेकिन दिन अलग अलग हैं। इस फरवरी में 28-29 हो सकते हैं, मार्च में 31 होता है, नवंबर में 30 होता है। तो जितने दिन तक है डेट उतने दिन तक तो समान रहेगा ही। 28 तारीख तक या 29 तारीख तक फरवरी के समान रहेंगे मार्च से या नवंबर से। ठीक है, तो उतने दिन तक के ही समान होंगे। तो ये 3 महीने जो है ये इनके जो कैलेंडर से आप यूज कर सकते हैं जो है एक दूसरे में, और इनके प्रथम दिन जो है स्टार्टिंग अगर सोमवार से तो तीनों के सोमवार से होंगे। तीसरा देखिए पॉइंट, इस साधारण वर्ष के लिए सारी बातें हम बता रहे हैं साधारण वर्ष के लिए। ठीक है, उसके बाद देखिए एक कोड और किसी का है नहीं, यानी मई जो है उसके समान कोई दूसरा महीना नहीं है। ठीक, फिर उसके बाद 4 कोड देखिए, 4 कोड किसी दूसरे का है नहीं है, यानी जून के जैसा भी कोई दूसरा महीना वर्ष में नहीं आता है साधारण वर्ष में, उनका जो है पेज इस्तेमाल किया जा सके कैलेंडर का। फिर उसके बाद देखिए जुलाई का देखिए 6 है, 6 किसी का है नहीं, जुलाई 6 जैसा कोई दूसरा
नहीं है। ठीक है, ये जुलाई भी जो है नहीं, जुलाई का है अप्रैल से। ठीक है, जुलाई का देखिए अप्रैल से है, 6 इसका है और 6 अप्रैल का है। ठीक, तो लिख देते हैं अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल व जुलाई, जुलाई के प्रथम दिन समान होते हैं, प्रथम दिन समान होते हैं। ये आता रीजनिंग के क्वेश्चन में, इसलिए मैं बता रहा हूं, अन्यथा क्यों इस पे समय बर्बाद करता। समान होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये हो गया 6 वाला। फिर 2 वाला देखिए, 2 वाले नहीं है कोई, तो यानी जो है अगस्त भी जो है एक ऐसा महीना है जिसके जैसे समान कोई दूसरे महीने की प्रथम दिन की शुरुआत नहीं होती है। फिर उसके बाद ये सितंबर, तो सितंबर का जो है दिसंबर से, तो सितंबर और दिसंबर ये देखिए 5-5 हैं। चौथा सितंबर व दिसंबर के प्रथम दिन समान होते हैं, प्रथम दिन समान होते हैं। ठीक है, सितंबर और दिसंबर। अक्टूबर का तो जनवरी से मिल गया था, और नवंबर का जो है फरवरी और मार्च से मिल गया था। ठीक है, इतनी बातें आपके सामने मैंने 4 पॉइंट में लिखी है। अब एक बात और आप लिखेंगे कि मई, जून और अगस्त, ये 5वां पॉइंट आप लिखेंगे। मई, जून, ये देखिए जिस पे मैंने टिक लगा रखा है, जो जिसके मंथ किसी दूसरे मंथ से कभी समान नहीं होते साधारण वर्ष में। ठीक है, मई, जून और अगस्त, ये तीनों के प्रथम दिन किसी दूसरे महीने के समान नहीं होते। मई, जून, अगस्त के प्रथम दिन अन्य किसी माह के प्रथम दिन के समान, प्रथम दिन के समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं। ठीक है, ये बातें साधारण वर्ष के लिए है, इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी प्रकार से अब हम लोग जो है लीप वर्ष के लिए भी बात करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, ले लिया ना स्क्रीनशॉट। चलिए आइए, इसी प्रकार से देखिए हम लीप वर्ष की भी बात करेंगे। इसी तरीके से पॉइंट बना सकते हैं। अगर आपको कोड याद है तो कोई दिक्कत नहीं, ये साधारण वर्ष का था, अब लीप वर्ष का बात करेंगे। ये देखिए लीप वर्ष का कोड क्या रहेगा, यहां पर एक कम किया 6 हो गया, थोड़ा दूर लिख देते हैं। ये जनवरी का 6 हो गया, और ये फरवरी का जो है आपका 2 हो गया, मार्च का वैसे ही रहेगा 3, और ये 6, और ये वैसे का वैसा ही रहेगा 4, 6, 2, 5, 0, 3 और 5, ये आपके लीप वर्ष का है। ठीक है, अब इसमें भी आप इसी तरीके से देख सकते हैं। देखिए 6, 6, 6, ये 3 महीने का किसका, जनवरी और अप्रैल और जुलाई। इसी प्रकार से आप लिखेंगे
पहला पॉइंट, जनवरी अप्रैल और जुलाई माह के प्रथम दिन समान होते हैं, समान होते हैं। ये किसके लिए? लीप वर्ष के लिए। यहां मैं लिख देता हूं लीप वर्ष, ठीक है। लीप वर्ष की प्रॉपर जो है विशेषताएं हैं, ठीक है। जनवरी अप्रैल जुलाई माह के प्रथम दिन समान होते हैं, यानी अगर लीप वर्ष है उसमें जो है जनवरी माह, अप्रैल माह और जुलाई माह का एक ही कैलेंडर आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इनकी जो प्रथम दिन की शुरुआत होती है, अगर ये सोमवार से शुरू रहेगा तो तीनों मंथ जो है सोमवार से शुरू रहेगा प्रथम दिन। फिर उसके बाद देखिए दूसरा पॉइंट, ये देखिए 2 वाला और कोई है, हाँ 2 वाला ये है अगस्त। तो फरवरी और अगस्त के प्रथम दिन समान होते हैं, फरवरी व अगस्त। अब हम समान नहीं लिखेंगे, बस मंथ भर लिखेंगे, फरवरी और अगस्त के प्रथम दिन समान होते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, समान आप समझ लीजिएगा। फिर उसके बाद देखिए ये 3 वाला, 3 कोड किसी और का, हाँ मार्च के और नवंबर के, मार्च व नवंबर के प्रथम दिन समान होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपके 3 वाले हो गए, यानी 6 वाले, ये 6 वाले थे, ये 2 वाले थे और ये 3 वाले थे। तो यानी 6 वाले ये कट गया, 2 वाले 3 वाले कट गया, 6 वाले 2 वाले 6 वाले 2 वाले 3 वाले, ठीक है। अब देखिए हाँ 1 वाला, तो ये मई जो है एक आया है मई का, और ये आपका जून का, मई जून, अगस्त तो मिल रहा है इससे, अरे सितंबर और दिसंबर जो है एक जैसे हैं, सितंबर और दिसंबर एक जैसे हैं। चौथा लिख लीजिए, सितंबर व दिसंबर के प्रथम दिन एक समान है, ठीक है, एक समान। इनका कोड जो है 5 है, ठीक है। फिर उसके बाद आप देखिए 5 वाले भी कट गए। अब आपके सामने बचे कौन, ये 1 4 और 0, ये 3 महीने बचे हैं। कौन कौन, मई जून और 0 वाला ये अक्टूबर, मई जून अक्टूबर, ये अगस्त हट जाएगा, मई जून और अक्टूबर। 5वां पॉइंट आप लिखेंगे मई जून अक्टूबर के मंथ के प्रथम दिन किसी महीने के समान नहीं होते। मई जून अक्टूबर के प्रथम दिन किसी अन्य माह के समान नहीं होते हैं, समान नहीं होते हैं, ठीक है। ये भी आप लोग लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से जो है अब हम लोग आज जो है सीखेंगे कि लीप ईयर की काउंटिंग कैसे हम लोग जो है ईयर में करते जाते हैं, कैसे करते हैं लीप ईयर की काउंटिंग।
ये जो पूरा वीडियो है और इससे पहले वाला जो वीडियो है, ये दोनों थोड़ा नीरस टाइप वीडियो लगेंगे, लेकिन सारा कॉन्सेप्ट इन्हीं दो वीडियो में है। अगर आप इन दो वीडियो को देख लेते हैं तो फिर मैं तीसरी वीडियो में जो है आप लोग को क्वेश्चन हल करना पूरे अच्छी तरीके से समझाऊंगा। ये दोनों वीडियो पूरा जो है अवधारणा आपका क्लियर कर देंगे कि कैलेंडर होता क्या है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। ठीक है, चलिए आइए। जैसे अब हम लोग जो है लीप ईयर को काउंटिंग करना सीखेंगे कि लीप ईयर किस प्रकार से हम काउंट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ ईयर हैं, ईयर एक तरफ और एक तरफ हम लिखते हैं लीप ईयर। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि 5 साल में कुल कितने लीप ईयर होते हैं, तो 5 साल का मतलब शुरुआती 5 साल, यानी जो जॉन गैगरी ने जो कैलेंडर बनाया था तो उसने एक 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 से सोमवार मान करके जो है इसकी शुरुआत की थी। तो ये शुरुआती 5 साल जब इसके बीते होंगे तो शुरुआती 5 साल में कितने लीप ईयर आए होंगे? पहला साल 1 आया होगा, दूसरा साल 2 आया होगा, तीसरा साल 3, चौथा, फिर 5वां साल इस प्रकार से आया होगा। इसमें ये चौथा साल जो है आपका 4 से कट जाएगा, तो एक लीप ईयर जो है 5 साल के अंदर, शुरुआती 5 साल के अंदर आया होगा। फिर उसके बाद अगर कोई पूछे 10 साल में कितने लीप ईयर आएंगे, तो आप जो है ये जो 10 है इसको आप जो है अगर लीप ईयर जो जानने की जो तकनीक है उसमें यही है कि 4 से भाग दे देते हैं। आप इसमें 10 में 4 से भाग देंगे तो 4 दूनी 8, यानी 2 बार ही भाग इसमें पूर्ण रूप से जाता है, तो आप कहेंगे 2 लीप ईयर। तो ठीक है, 2 लीप ईयर यहाँ पर कैसे वो देख लीजिए। 5 के बाद 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 और फिर 10। अब इसमें कौन सा साल जो है 4 से कट जाएगा? ये 8 कटेगा, तो 2 लीप ईयर जो है हमारा आ गया। ये 2 लीप ईयर हमको मिल गया। 5 साल में 1, 10 साल में 2। लेकिन कभी कभी क्या होता है 10 साल में जो है लीप ईयर जो है वो 3 हो जाते हैं। वो कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आपको कहा जाए कि 2003 से 2013 के बीच पूछा जाए कितने लीप ईयर होते हैं, कितने लीप ईयर होते हैं, कितने लीप ईयर हैं 2003 से 2013 के बीच में। तो आप ये देखेंगे कि 2003 के बाद 2004 आएगा, ये लीप ईयर होगा। उसके बाद 2005 लीप ईयर नहीं होगा, 2006 लीप ईयर नहीं होगा, 2007 लीप ईयर नहीं होगा, 2008 लीप ईयर होगा। फिर उसके बाद 2009 लीप ईयर नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 नहीं होगा, लेकिन 2012 आपका जो है वो लीप ईयर होगा। और 2013 इसका लास्ट ईयर है, वो लीप ईयर है नहीं। तो यानी यहां पे आपने देखा कि 2003 से 2013 के बीच में कुल लीप ईयरों की संख्या जो है 1, 2, 3 है। ये लीप ईयर जो है 4 से कट जाते हैं। देखिए लास्ट में 4 है, 4 के विभाजिता नियम से कट जाएगा, 8 है, 12 है, तो ये तीनों साल जो है वो लीप ईयर है। तो यानी कहने का मतलब है जब किन्हीं 2 पर्टिकुलर समय अंतराल के बीच जो है लीप ईयर पूछा जाए तो हमें उसकी गणना करनी पड़ती है। ये शुरुआती 10 साल के जो हैं उनमें लीप ईयर 2 है, लेकिन कहीं किसी 2 पर्टिकुलर समय अंतराल के बीच अगर लीप ईयर पूछा जाए तो हमें उसकी काउंटिंग करनी पड़ेगी। उसमें आप डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि जो है 2 ही लीप ईयर होंगे। चलिए अब देखते हैं 25 साल में कितने लीप ईयर होते हैं। तो 25 को आप 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे कितने बार जाएगा? 6, तो 6 लीप ईयर होंगे। 6 चौक 24, 6 लीप ईयर। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, 100 साल आ जाएगा, शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष में आपसे पूछा जाए कितने लीप ईयर होंगे, तो आप कहेंगे 100 को हम 4 से भाग देंगे, आप कहेंगे 25।
लेकिन शताब्दी वर्ष में जो है वो 25 लीप ईयर होते नहीं हैं। शताब्दी वर्ष में जो है 25 लीप ईयर नहीं होते। क्यों? क्योंकि जो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष के लीप ईयर को चेक करने का जो नियम है वो 4 से भाग करने का नियम नहीं है, उसे हम लोग 400 से भाग देते हैं और 400 से जो है 100 में भाग नहीं जाता है, इसलिए ये शताब्दी वर्ष जो है आपका लीप ईयर नहीं होता है। तो यानी इसमें से एक हम घटा देते हैं, तो यानी इसमें जो लीप ईयर की संख्या है वो 24 आ गई। ठीक, इसी प्रकार से हम जो है अगले सालों में देखेंगे, अगले 200 सालों में, 200 साल में, इस शुरुआती 200 सालों में तो आप देखेंगे 200 को अगर आप, ये शताब्दी वर्ष है, इसी प्रकार से जैसे इसमें 24 निकला है इसमें भी 24 निकलेगा। क्यों? ये 200 जो है आपका जो है, आप कहेंगे 200 तो 4 से विभाजित होता है, नहीं, तो 4 इसको हमें जो है शताब्दी वर्ष को इसको भाग देने के लिए 400 का इस्तेमाल करना पड़ेगा। 400 से 200 विभाजित नहीं होगा, तो इसमें भी जो है हमें जैसे 50 आएगा 4 से अगर आप विभाजित करेंगे 50, लेकिन एक ये वाला 100वां वर्ष और ये 200वां वर्ष जो है आपका लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसमें से हम 2 माइनस कर देंगे, तो यानी 200 साल में कुल 48 लीप वर्ष हमें प्राप्त होंगे। इसी तरीके से 300 वर्ष देखिए, इस 300 वर्ष में जो है अगर 300 को हम भाग देंगे 4 से तो 75 आएगा, 75 लीप वर्ष होने चाहिए, लेकिन हमने पहले ही बताया कि जो शताब्दी वर्ष है उनकी लीप टेस्टिंग जो है 400 से भाग देने से होती है, तो 300 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, और उसके पहले भी 100 200 नहीं कटे हुए हैं, यानी कुल 3 साल ऐसे होंगे जो कि नहीं कटे होंगे। ठीक है, तो यानी इसमें से 72 लीप ईयर जो है हमें प्राप्त होंगे। 300 साल में कुल 72 लीप ईयर प्राप्त होंगे। ठीक है, उसके बाद आइए 400 साल में। ठीक है, ये 400 साल, ये 400 साल जो है ये तो लीप ईयर होगा, क्योंकि इसमें 4 से जो है, अरे 400 से भाग चला जाएगा भाई। शताब्दी वर्ष का लीप ईयर टेस्टिंग 400 से होती है। इनमें 400 से भाग नहीं गया, तो इनमें नहीं गया तो एक कम हुआ, इसमें नहीं गया तो एक ये और एक ये दोनों कम हो गए, इसमें भी नहीं गया तो एक ये और एक ये तीनों कम हो गए। ये तीनों कम होने से 72 आया, और यहाँ 48, 2 कम होने से यहाँ 1 कम होने से। अब ये 400 में तो चला जाएगा, तो 400 में चला जाएगा, यानी ये 3 के 3 ही लीप ईयर यहाँ तक जो हमें नहीं मिले हैं वही यहाँ भी नहीं मिलेंगे, यानी 400 में हम अगर भाग देंगे 4 से तो 100 आएगा, और 100 में से यही 3 हम घटा देंगे तो हमारे पास 97 लीप ईयर जो है हमें 400 सालों में प्राप्त होंगे। 400 सालों में कुल कितने लीप ईयर प्राप्त होंगे? 97 लीप ईयर प्राप्त होंगे। ठीक है, कितने प्राप्त होंगे? 97 लीप ईयर प्राप्त। इस हम लोग देखेंगे कि पूरे 400 वर्षों में 100वां वर्ष, 200 वर्ष और 300 वर्ष, ये तीनों जो है लीप ईयर नहीं है, बस 400 वर्ष जो है वो लीप ईयर है। ऐसा क्यों है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, ये मैं आप लोग को अभी स्पष्ट करता हूं। दूसरी बात ये चीज है कि कभी कभी जो है 2 लीप ईयर में 4 वर्षों का अंतर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि 2 लीप ईयर में 8 वर्षों का अंतर हो जाता है। वो कैसे? जैसे मान लीजिए अभी आपके पास 1892 है, ये लीप ईयर है। क्यों? क्योंकि 92 जो है 4 दूनी 8
और फिर 12, 4 12, 92 जो है 1892 एक लीप ईयर है। फिर उसके बाद अगला लीप ईयर 1896 होगा, और उसके बाद अगला लीप ईयर वो 1900 होना चाहिए। लेकिन ये 1900 जो है एक लीप ईयर नहीं है। क्यों? शताब्दी वर्ष के लीप ईयर होने का जो हम लोग परीक्षण करते हैं वो 400 से भाग देकर के करते हैं, और ये 400 से भाग नहीं जाएगा। फिर उसके बाद जो है 1904 ये आएगा, यानी 1896 के बाद आपको जो अगला लीप ईयर मिलेगा वो 1904 में मिलेगा। ये शताब्दी वर्ष जो है आपका लीप ईयर नहीं होगा। ऐसे इसी तरीके का केस होने के नाते जो है ये जो है आपका लीप ईयर 1900 नहीं रहेगा, तो दो जो लीप ईयर के बीच 8 वर्षों का अंतर होगा। ठीक है। और यहां पर जो 400 सालों में ये 100वां साल, 200वां साल और 300वां साल क्यों लीप ईयर नहीं होते हैं, इसके पीछे जो रीजन है, जो कारण है, वो ये है कि जो पृथ्वी का सौर वर्ष होता है, यानी जो एक्चुअल पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है, वो दरअसल में जो है 365 दिन 6 घंटे नहीं होता है, 6 घंटे नहीं होता है। इसको तो हम लोग मानते हैं, इसको मान करके हम लोग जो है चलते हैं, लेकिन दरअसल में 365 दिन 6 घंटे में जब पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर नहीं लगाती है, पृथ्वी लगाती है 365 दिन 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड में, 51 नैनो सेकंड में। ठीक है। 365 दिन 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड में पृथ्वी एक्चुअल में जो है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। इसी को हम लोग जो है 6 घंटा मान लेते हैं, यानी 12 मिनट का अंतर यहां पर देखिए है, 12 मिनट का अंतर इस मिनट से है। क्यों? क्योंकि ये जो है जैसे आपका क्या 365 दिन 5 घंटे, यहां 5 घंटे मैं भूल गया हूं, 365 दिन और 5 घंटे, ये है 5 घंटे। ठीक है। ऐसे 5 घंटे 48 मिनट 45 सेकंड और 51 नैनो सेकंड में, सॉरी 5 घंटे है ये। ठीक है। तो आप ये देखेंगे, ये हमने माना क्या है 365 दिन 6 घंटे, और एक्चुअल क्या है 365 दिन 5 घंटे और उसके बाद 48 मिनट। तो 6 घंटे बनाने के लिए ये 60 मिनट होना चाहिए, तब ये 6 घंटे होगा। तो 12 मिनट का लगभग अंतर जो करके हम लोग दिन को मान लेते हैं, इस तरीके से हम उसको मान लेते हैं। तो इससे क्या होता है, उसमें वेरिएशन आ जाता है, और जो वेरिएशन होता है वो 400 सालों में जो वेरिएशन आ जाता है, हम लोग ज्यादा मान लेते हैं। हम लोग उसको कंप्लीट जो है 365 जो है दिन 3 साल मानते हैं, फिर चौथे साल में 366 दिन मान करके उसको 6 घंटे करके जो है एक दिन मान लेते हैं। लेकिन हम ये 12 मिनट का गैपिंग जो है ये इससे ज्यादा मान लेते हैं, और इससे ज्यादा मान लेने के कारण हमारे 400 वर्षों में हम अतिरिक्त 3.12 दिन ज्यादा मान लेते हैं। 400 वर्षों में हम 3.12 दिन ज्यादा मान लेते हैं।
यानी ज्यादा ले लेते हैं, उसमें काउंटिंग कर लेते हैं इतने दिनों की। इसी को समायोजित करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं कि जो शताब्दी वर्ष 100वां वर्ष है, 200वां वर्ष है, 300वां वर्ष है, इसमें एक एक दिन कम लेते हैं। यानी लीप वर्ष में 29 दिन होना चाहिए, लेकिन इसमें हम लोग 28 दिन ही लेते हैं। सामान्य वर्ष की तरह इसको हम लोग ट्रीट करते हैं। इसमें भी 28 दिन होता है और इसमें भी 28 दिन होता है। सिर्फ 400 वर्ष में जो है 29 दिन हम लोग लेते हैं। यानी ये 3 दिन जो है उसको एडजस्ट करने के लिए, समायोजित करने के लिए एक दिन यहां कम करते हैं, एक दिन यहां कम करते हैं और एक दिन यहां कम करते हैं। समझ में आया? ये भी एक एरर है 0.12। ये 3300 कुछ वर्षों में जाकर के जो है इसका वेरिएशन ठीक किया जाता है, समायोजन किया जाता है। ठीक है। और बाकी ये 3 दिन का तो हम लोग शताब्दी वर्षों में लीप ईयर न मान करके यानी 28-28 का दिन मान लेते हैं, तो ये समायोजित हो जाता है। अगर 29-29 मान करके चलते तो 3 दिन पहले ज्यादा लिए रहते और 3 दिन ये फिर ज्यादा हो जाता है, यानी 6 दिन ज्यादा हो जाता साल में। ठीक है। इस पूरे कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए ना? चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट करते हैं। आइए जो है इस कैलेंडर चैप्टर का एक आखिरी कॉन्सेप्ट है, उसे भी हम सीख लेते हैं। फिर अगले वीडियो से जो है हम लोग जो है क्वेश्चंस पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो आपको जो है उबाऊपन कम होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जरूरी है ना। बिना कॉन्सेप्ट के आप क्वेश्चन पे उतर नहीं सकते, और अगर कॉन्सेप्ट आप सीख गए तो कोई भी क्वेश्चन लगा लेंगे। तो आइए चलिए जो है थोड़ा इस पे हम लोग जो है आखिरी कॉन्सेप्ट है एक्स्ट्रा डेज। एक्स्ट्रा डेज को हम लोग ऑड डेज भी बोलते हैं, और हिंदी में उसको हम एक्स्ट्रा डेज को अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं, और ऑड डेज को विषम दिन भी बोलते हैं। ठीक है। यानी ये चारों नाम एक ही चीज के हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। कहीं ऑड डेज हम बोल सकते हैं, कहीं एक्स्ट्रा डेज बोल सकते हैं, कहीं अतिरिक्त दिन भी बोल सकते हैं, कहीं विषम दिन भी बोल सकते हैं। तो इससे कंफ्यूज नहीं होगा। और ये आपका आखिरी कॉन्सेप्ट है, और इसी के बेस पर, इसके बेस पर और वो मंथ के कोडिंग के बेस पर, और जो शताब्दी वर्ष की जो कोडिंग है, मंथ की कोडिंग, शताब्दी वर्ष की कोडिंग, और जो घड़ी चक्र में हमने जो है 1 2 3 4 5 6 7 ये जो बताए हैं, इसके सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि जो है अर्थ, उसके बेस पर, और ये एक्स्ट्रा डेज के बेस पर ही जो है कैलेंडर के सारे सवाल लगेंगे। ठीक है। तो इसलिए इन सब चीजों को, पहले कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ लीजिए, तब जो है अगली वीडियो में हम लोग सवाल पे उतर जाएंगे। चलिए आइए देखिए डेज, अगर 10 दिन रहे तो उसमें हमें कितने एक्स्ट्रा डेज या 8 डेज मिलेंगे? तो एक्स्ट्रा डेज और 8 डेज का मतलब क्या है? मतलब है 7 के शेषफल को हम लोग जो है विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ये है कि अगर हम किसी भी डेज में 7 से भाग दें, मान लीजिए 20 है और 7 से हम भाग देते हैं, तो 7 गुना 14, और 14 के बाद हमें क्या मिला? 6। यही 6 जो शेष बचा है, यही जो एक्स्ट्रा डेज है, या इसी को हम लोग विषम दिन या ऑड डेज या जो अतिरिक्त दिन, चारों चीज जो है इसी को हम लोग कहते हैं। ठीक है। अगर ये 7 के बराबर हो जाएगा तो फिर एक बार चला जाएगा, और फिर नीचे जो है शेष 0 बच जाएगा। ठीक, समझ में आई बात? तो यही 7 के शेषफल को हम लोग जो है विषम दिन या अतिरिक्त दिन कहते हैं। इसमें इसी को 7 कट मेथड भी बोलते हैं। यानी अगर हमारे पास जैसे मान लीजिए कि 30 दिन है और इसमें हम 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, हमारे पास बचा क्या? अतिरिक्त दिन 2 दिन बचा। तो हम लोग क्या करते हैं, जहां भी 30 लिखा रहेगा वहां पर हम लोग सीधे जो है 7 से 7 चौक 28, 28 तक का कट करके निकल गया, शेष जो बचा इसकी जगह हम लोग 2 का इस्तेमाल कर लेते हैं। ऐसे ही 31 रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 28 तक निकल गया,
डेज। उसके बाद अगला जो है 7 का जो है हम लोग भाग ले नहीं सकते हैं क्योंकि 7 × 5 = 35 होता है। तो अब हमारे लिए 3 डेज यहाँ पर अतिरिक्त निकले हुए हैं, 3 दिन अतिरिक्त यहाँ पर हमें मिले हुए हैं। यही 7 कट मेथड है। हम 31 की जगह 3 का इस्तेमाल कर सकते हैं, 30 की जगह 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मान लीजिए 36 लिखा रहे तो कितने का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 × 5 = 35, 35 तक का कट के निकल गया। 35 के बाद जो है एक बचेगा रिमाइंडर, शेष में यही बचेगा और यही रिमाइंडर शेष जो है इसी को हम लोग अतिरिक्त दिन या ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग समझ गए ना। चलिए अब इसी पे जो है थोड़ा सा हम लोग 2 क्वेश्चन जो है थोड़ा सा समझ लेते हैं और इस वीडियो को जो है आज बहुत लंबा हो गया है, समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में सवाल लेकर के आएंगे। ठीक है, चलिए आइए देखिए, एक क्वेश्चन है, आज रविवार है तो आज से 23 दिन बाद, यानी आगे की साइड में, कैलेंडर में आगे की साइड में जाने पर 23 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो लिख लीजिए, आज क्या है, रविवार, और रविवार में हमको जोड़ना है क्या, 23 दिन जोड़ना है। अब ये 23 का मतलब हम 7 कट मेथड से सीधे यहां से निकाल लेंगे, ये 23 नहीं रहेगा बल्कि 7 × 21, 21 तक तो निकल गया, बचेगा क्या 23 में से 2, यानी ये 2 हम लोग जो है यहाँ शेष जो रिमाइंडर है यानी 23 की जगह 2 समझेंगे। 7 कट मेथड से 23 की जगह 2 समझेंगे। अब रविवार है उसमें 2 जो है आगे बढ़ाना है क्योंकि कैलेंडर में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो रविवार में 2 बार आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, रवि, उसके बाद 1 बढ़ाए तो सोम और 2 बढ़ाए तो मंगल, यानी हमारा जो है मंगलवार होगा। 23 दिन बाद क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन देखिए, यदि आज शुक्रवार है, यानी आज के दिन शुक्रवार है, तो आज से 34 दिन पहले, पहले मतलब कैलेंडर में पीछे जाना है, आज से पीछे जाना है, पहले कौन सा दिन था। तो यानी आज क्या है, शुक्रवार, लिख लीजिए शुक्रवार। और कितना दिन पीछे जाना है, 34 दिन पहले पीछे जाना है, तो उसको माइनस कर दिए, माइनस में दिखाएंगे यानी पीछे जाएंगे कैलेंडर में। अब इसको 7 कट मेथड से क्या लिख सकते हैं, 34 की जगह, 34 की जगह 7 × 5 = 35 होता है, यानी 6 लिख सकते हैं। 7 × 4 = 28 तक ही होगा, 28 के बाद 6 34 होता है, यानी शुक्रवार में से 6 हम घटाएंगे। तो 7 कट मेथड से तो 6 आया, लेकिन ये 6 दिन पीछे जाना शुक्रवार से थोड़ा कठिन है। अगर आप 7 सीधे पीछे जाएंगे तो शुक्रवार का शुक्रवार हो जाएगा, लेकिन ये 6 दिन पीछे जाना थोड़ा कठिन होता है। तो इसका एक रूल और है कि जैसे ये चक्र है, इस चक्र में मान लीजिए ये जो है आपका 1 है, ये 1, ये आपका 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये 6 और यही 7 भी है, और यही नहीं, 7 के लिए आपको 0, यानी 0 यहां लेना पड़ेगा, 0 और 7, और ये आपका 1 है। ठीक है, ये 1 मान लीजिए ये। तो इस चक्र में आप ये देखेंगे, आप अगर यहां से जो है आप आगे बढ़ेंगे तो 6, यहां से अगर 0 से आप आगे बढ़ रहे हैं तो 6 जाने के लिए 1 2 3 4 5 6 यहां पहुंचेंगे। या तो आप यहीं से जो है एक पीछे चले जाइए, ठीक है, आगे न जा करके पीछे चले जाइए तो बात बराबर। या एक अगर आपको पीछे जाना है, 6 पे जाना है, तो आप आगे की तरफ 6 चले जाइए, एक पीछे जाएं या 6 आगे जाएं, बात दोनों बराबर है। उसी तरीके से इसमें से 6 घटाएं या 1 जोड़ दें। ठीक है, 6 की जगह 6 घटाने की जगह यानी ऋण 6 करने की जगह आप धन 1 कर दें। दोनों का योग नंबरों का साथ आना चाहिए। तो धन 1 कर देंगे तो शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, शुक्रवार में 1 जोड़ देंगे तो शनिवार आ जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। समझ गए आप लोग, क्या हो जाएगा,
शनिवार हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ठीक है, चलिए एक सवाल और बता देते हैं हम लोग, इसको इरेज कर देते हैं। दो भाई हैं, एक सोहन है और एक मोहन है। दो भाई हैं, एक सोहन है और एक मोहन है। सोहन मोहन से 512 दिन बड़ा है। ये 512 दिन बड़ा है किससे? मोहन से। ठीक है, और ये जो है आपका सोमवार को पैदा हुआ है। सोमवार को 512 दिन पहले पैदा हुआ था और सोमवार को पैदा हुआ था। तो बताइए मोहन किस दिन पैदा हुआ होगा? इस क्वेश्चन में यह है कि सोहन 512 दिन मोहन से बड़ा है और ये सोमवार को पैदा हुआ था, तो मोहन किस वार को पैदा हुआ होगा? ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये मान लीजिए तीसरा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को करेंगे कैसे? ये अब सोमवार है तो सोमवार के दिन ये पैदा हुआ है, जाहिर सी बात है जो बड़ा है वो पहले पैदा हुआ होगा और जो छोटा व्यक्ति है वो बाद में पैदा हुआ होगा। यानी ये सोमवार को पैदा हुआ है तो सोमवार से 512 मोहन से बड़ा है, तो इसमें सोमवार में हम 512 हमें जोड़ना पड़ेगा, तब तो हमें पता चलेगा कि जो है मोहन किस दिन पैदा हुआ है। 512 दिन जोड़ेंगे तब तो पता चलेगा मोहन किस दिन पैदा हुआ है। अब हम 512 तो जोड़ नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? 7 कट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। हम इसमें क्या करेंगे? 7 से भाग दे देंगे और अतिरिक्त दिन निकाल लेंगे। अगर 7 से हम 512 में भाग दें तो ये देखिए 7 सते 49 और ये बच्चा 2 और फिर ये 2, 7 त्रिक 21, बच्चा कितना? रिमाइंडर 1 शेष बचा, यानी 7 से भाग देने पर 1 शेष जो है बचा है। यानी 512 की जगह हम 1 का इस्तेमाल कर दें तो 512 के बराबर है। 512 की जगह 1 का इस्तेमाल कर लें या 1 की जगह 512, दोनों एक ही बात है, क्योंकि दिन में 7 ही दिन होते हैं, वही 7 दिन बाद रिपीट होते रहते हैं। तो सोमवार में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? आगे बढ़ेंगे, यानी मंगलवार को जो है मोहन की पैदाइश हुई थी। मोहन जो है मंगलवार को पैदा हुआ था। ये हमने क्या निकाला? एक्स्ट्रा डे निकाला, यानी 7 के बंडल जो हफ्ते के निकाल लिए हमने, जितने निकल सकते थे। उसके बाद 1 दिन शेष रह गया है, उसी को एक्स्ट्रा डेज, विषम दिन या जो है अतिरिक्त दिन या ऑड डेज कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? मंगलवार। तो बच्चों इस प्रकार से जो है आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूं, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है और अगले वीडियो में मैं जो है सिर्फ क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। उसमें आपको थोड़ा इंटरेस्ट पैदा होगा क्योंकि उसमें सवाल आप करेंगे। अभी तक तो मैंने दोनों वीडियो में आप लोग को पूरा जो है कैलेंडर का इतिहास से लेकर के कैलेंडर के सारे जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा दिए हैं। इसको, इन 2 वीडियो को अगर आप लोग अच्छी प्रकार से देख लिए और समझ लिए तो फिर आगे आप लोग को सवाल लगाने में कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, चलिए, वंदे भारत।